की दोनों बड़ी बहुएं हर्षा और प्रीता शहर की थीं, लेकिन छोटी बहू गांव से थी। उसका नाम सुनते ही दोनों बहुएं हंस पड़ी। सन्नो! हर्षा तो उसे देखकर गाना गाने लगी। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली सन्नो, नाम उसका। करो बहू, ऐसे किसी के नाम का मजाक नहीं बनाते। सन्नो बहू, ये तुम्हारी जेठानियां हैं, हर्षा और प्रीता। सन्नो ने सबके पैर छुए। अरे बस देवरानी जी, रहने दो। अब हम इतने भी बड़े नहीं हैं कि हमारे पैर छुए जाएं। पैर छूकर हमें बूढ़ी मत बनाओ, ये तो मेरा फर्ज है जिज्जी। प्रीति बोली। अरे ये जिज्जी विज्जी गांव में बोलते हैं, हमें यहाँ तुम सिर्फ दीदी कहना, समझी? अरे बहू, तुमने तो आते ही छोटी बहू की क्लास लगा दी। बेचारी गांव की है, सब समझ जाएगी। फिलहाल इसे इसके कमरे में ले जाओ। वो दोनों सन्नो को कमरे में ले गईं। कमरे में इतनी सारी एलईडी लाइट जलते देख वह बोली, हमारा कमरा है दीदी? हाँ, ये तुम्हारा ही कमरा है। क्या पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं दीदी, हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे गांव भर की ट्यूबलाइट जलाकर भी इतना उजाला नहीं होगा जितना इस कमरे में है। और गुसल खाना कहाँ है दीदी? हर्षा जोर से हंसी और बोली, गुसल खाना ये क्या होता है? मतलब जहाँ नहाते धोते हैं। अच्छा वो उसे हमारे यहाँ बाथरूम कहते हैं। आगे से तुम भी वही कहना। तुम्हारे कमरे में ही बाथरूम है, वो उधर। सन्ना ऐसा घर तो सिर्फ सपनों में देखा करती थी। हर्षा और प्रीता उसे कमरे में छोड़कर रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गईं। प्रीता, देखा उस गवार को खाना। दीदी धीरे बोलो, कहीं कोई सुन न ले। चलो जल्दी खाना बनाते हैं, वरना मम्मी जी की डांट पड़ेगी। अगले दिन अपनी पहली रसोई में सन्नो ने खाना बनाकर सबका दिल जीत लिया। संगीता ने आशीर्वाद के रूप में उसे अपना जड़ाऊ हार ही दे दिया, जिससे दोनों बड़ी बहुएं जल गईं और मुंह बनाकर वहां से चली गईं। देखा प्रीता, माँ जी ने झट से अपना जड़ाऊ हार उस गवार को पहना दिया। हमें तो पहली रसोई पर कुछ भी नहीं दिया था। दीदी, आप ही तो बताती हो कि आपने जली हुई सूजी का हलवा बनाया था, और मेरे बारे में तो आप जानती ही हो कि मैंने अपनी पहली रसोई में रसमलाई में दूध की जगह मट्ठा डाल दिया था। उन बातों को याद कर जी मत जलाओ। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। हर्षा और प्रीता सन्नो को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थीं। सन्नो, ये क्या क्या बनाने बैठ जाती हो? सिंक में दुनिया भर के गंदे बर्तन इकट्ठे कर दिए। इतने सारे बर्तन मैं तो साफ नहीं करूंगी। हाँ दीदी, अभी तो मैं रोटियां सेक रही हूँ, मैं बाद में साफ कर दूंगी। हाँ हाँ, सासू माँ को ये जो दिखाना है, बहू ही सबसे ज्यादा काम करती है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस रहने दो और मम्मी जी की नजरों में हीरोइन बनना बंद करो। कहते हैं कि गांव की लड़कियां सीधी होती हैं, मगर ये तो बाप रे बाप, बिल्कुल दिया सलाई है। अगली सुबह सन्नो की आंख देर से खुली तो देखा कि घड़ी में 7:30 बज चुके थे। वह जल्दी से उठी और हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। हे भगवान, आज तो दीदी के बच्चों का टिफिन भी तैयार नहीं हुआ और इन तीनों भाइयों का टिफिन बनाने में भी देर हो गई। दोनों दीदी भी नहीं आई। अब मैं अकेली इतनी जल्दी कैसे बनाऊंगी नाश्ता? तभी अंगड़ाई लेती हुई हर्षा वहां आ गई और बोली, लाओ सन्नो, बच्चों का टिफिन दे दो, बस आने वाली है। सन्नो डरती हुई बोली, माफ कर देना दीदी, आज आंख नहीं खुली इसलिए टिफिन तैयार नहीं हुए। पीछे पीछे प्रीता भी गरजती हुई आई और चिल्लाती हुई बोली, टिफिन तैयार नहीं हुआ, अब क्या बच्चे स्कूल भूखे जाएंगे? लंच बनाती कैसे महारानी, अब तो सो कर उठी है। अरे नहीं बनाना था तो हमें बुला लिया होता। सन्नो ये सब सुनकर रोने लगी और बोली, ऐसा नहीं है दीदी, बस आज मेरी नींद नहीं टूटी, वरना रोज तो सुबह मैं जल्दी उठ ही जाती हूँ। सुबह सुबह रसोई में शोर सुनकर संगीता भी वहाँ आ गई और पूछने लगी,
ये सब क्या हो रहा है बहू? माँ जी हमें माफ कर दो। आज आंख नहीं खुली तो सबका टिफिन समय से नहीं बना पाए, इसीलिए दीदी हमसे नाराज हो गई। संगीता गुस्से में बोली। हर्षा, प्रीता, ये क्या तमाशा है? जब से सन्नो आई है तुम लोगों ने रसोई में आना ही छोड़ दिया है। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो तुम दोनों को सुबह जल्दी उठकर उनका लंच बनाना चाहिए। सन्नो, कल से तुम सुबह रसोई में नहीं आओगी। मम्मी जी, ये तो जिस दिन से इस घर में आई है उसी दिन से आपकी लाडली है। हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। सुबह रसोई में आती है तो कोई पहाड़ नहीं तोड़ती, हमारे लिए दुनिया भर के बर्तन इकट्ठे कर देती है। हम आज ही अपनी रसोई अलग कर लेते हैं, है ना, अपनी लाडली बहू के साथ। क्यों प्रीता? हाँ दीदी, मैं भी आज अपनी रसोई अलग ही बनाऊंगी। उसके बाद तीनों बहुओं की रसोई अलग हो गई। सन्नो बेचारी खुद को इसका जिम्मेदार समझती रही। सन्नो बहू, कब तक रोती रहोगी? रसोई उन्होंने अलग की है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उठो और चुप हो जाओ। तुम्हारे लिए भी तो अच्छा ही है कि अब तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा और खाना भी कम बनाना पड़ेगा। माँ जी, पर हमें अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन अजीब लगेगा मगर फिर सब ठीक हो जाएगा। सन्नो को अब कम खाना बनाना पड़ता, बर्तन भी कम गंदे होते और उसका जल्दी से काम निपट जाता। फिर दोनों सास बहू या तो टीवी देखती या फिर बातें करती रहती। हर्षा और प्रीता अलग क्या हुई, उनकी तो जान ही आफत में आ गई। अब उन दोनों को सुबह जल्दी उठकर नाश्ता और टिफिन तैयार करना पड़ता। सुबह के काम से फ्री होती तो दोपहर के खाने की तैयारी और फिर शाम की। ऐसा लगता था कि जैसे उनका पूरा दिन रसोई में ही निकल जाता है। ऊपर से अब रसोई का सारा खर्च खुद को करना पड़ता था, जिससे उन दोनों को आटे दाल का भाव पता चल गया। प्रीता, ऐसा लगता है जैसे हमने रसोई अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। पूरी तनख्वाह यूं ही खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता। ऊपर से पूरे दिन अकेले ही काम करना पड़ता है। हाँ दीदी, मैं भी बहुत थक जाती हूँ। सर पर लेटने के बाद सुबह कब होती है पता ही नहीं चलता। काश फिर से हम तीनों की रसोई एक हो जाए। अब ये नहीं हो पाएगा दीदी, मम्मी जी ऐसा कभी नहीं होने देंगी। वक्त गुजरता गया और दीपावली आ गई। प्रीता और हर्षा इसलिए परेशान थी कि इस बार त्योहार पर किसी को तोहफा देंगी या अपने घर का राशन लाएंगी। पहले तो सब जिम्मेदारी पापा जी की थी। सन्नो के तो मजे हैं, उसे तो कोई चिंता ही नहीं इन बातों की। लेकिन सन्नो, वो दुखी थी। संगीता ने उससे पूछा, क्या बात है सन्नो, आज चेहरे पर उदासी क्यों है बेटा? माँ जी, कल दीपावली है, भला अकेले त्योहार मनाना कहाँ अच्छा लगता है। पिछली दीपावली लोग साथ थे। बहू, अगर तुम्हारी जेठानियाँ अलग रहना चाहती हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? माँ जी, मैं एक बार दीदी को मना कर देखूं, वो मान गई तो फिर से हमारी एक रसोई होगी। एक घर में 3 रसोई माँ जी अच्छा नहीं लगता। बहू, अगर वो मान गई तो तुम्हें फिर से बहुत काम करना पड़ेगा, बता देती हूँ। मैं सब कर लूंगी माँ जी, बस एक बार दोनों दीदियाँ मान जाएं। संगीता मुस्कुरा दी और उसे उसकी जेठानियों के पास जाने के लिए कहा। हर्षा और प्रीता की तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। वो भला कैसे मना करती। सन्नो, तुम हमारी छोटी बहन के जैसी हो, भला हम तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं। सन्नो, इस दीपावली पर हमारी रसोई एक ही होगी। संगीता उनकी चालाकी जानती थी। रसोई का एक होना तो अच्छी बात है, लेकिन तीनों बहुएं रोज बारी बारी से काम करेंगी। इससे किसी को ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और आपस में काम को लेकर लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, हम तैयार हैं। उसके बाद तीनों बहुएं मिल बांट कर काम करने लगी। अब तीनों बहुओं की एक ही रसोई थी। शिवी ससुराल आते ही अपने पति अनुराग से झगड़ने लगी। इस रूम में तो मेरे दहेज का सोफा तक भी नहीं आएगा, फिर मैं बाकी का सामान कहाँ सेट करूंगी। मुझे ये पूरा पोर्शन खाली चाहिए। शिवी, भाभी सुनेंगी तो उन्हें बुरा लगे। जानती हो, वो 8 साल से इस घर में हम सब लोगों के साथ बिना किसी शिकायत के रह रही हैं और तुम आते ही शुरू हो गई।
आखिर वो दहेज में लाई क्या होंगी? 2 जोड़ी कपड़े और 4 बर्तन। यही तो फर्क होता है गरीब घर और अमीर घर की बेटी में। गरीब और अमीर तुम मायके में हो, इस घर में वो बड़ी हैं, इसलिए वो तुमसे हर बात में बड़ी हैं। रेणुका रसोई में खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। वह गरीब तो थी लेकिन स्वाभिमानी भी थी। बात ज्यादा न बढ़ जाए इसलिए वह वहां जाकर बोली, देवर जी, शिवी सही तो कह रही है। भला इतना सारा सामान वह यहाँ कैसे रखेगी? शिवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा सामान ऊपर रखवा देती हूँ। शिवी मन में सोचने लगी, लगता है जेठानी जी भी मीठी छुरी हैं। अच्छा हुआ कि दीदी ने मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर भेज दिया। अब नीचे रहकर इनके आदेश तो नहीं मानने पड़ेंगे। रेणुका ने अनुराग से कहकर शिवी का सारा सामान ऊपर रखवा दिया। रेणुका रात का खाना बना चुकी थी। जब शिवी नीचे नहीं आई तो रेणुका उसे खाना ऊपर ही दे आई। अगले दिन सुबह रेणुका शिवी का देर तक इंतजार करती रही, लेकिन शिवी सुबह के 11 बजे तक सोती रही। रेणुका को लगा कि वह शादी की रस्मों में थक गई होगी, इसलिए वह खुद ही नाश्ता बनाकर ऊपर ले गई। जैसे ही रेणुका शिवी के कमरे में गई तो उसे गहरी नींद सोते देखकर बोली, शिवी, ये क्या तुम अभी तक सोई? दीदी, लगता है आपको मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी परमिशन के बिना आपको हर बार यूं मुंह उठाकर मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। तुम अभी तक नीचे नहीं आई थी तो इसलिए मैं तुम्हें नाश्ता देने ऊपर चली आई। ठीक है, आगे से नहीं आऊंगी। ये कहकर रेणुका दुखी मन से नीचे चली आई। क्या बात है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? बात क्या होगी, मैं ऐसे ही किसी के कमरे में मुंह उठाकर चली जाती हूँ। पता नहीं मुझे कब अक्ल आएगी। लगता है शिवी ने कुछ कह दिया है। उसने जो कहा सही कहा, आज के बाद ऊपर नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद रेणुका ऊपर नहीं गई। शिवी भी नीचे नहीं। खाना भी वह अक्सर बाहर से मंगाती और कभी घर में खाने का मन हो तो वह अपना खाना ऊपर ही बना लेती। शादी होते ही देवरानी जेठानी अलग हो गई। एक दिन शिवी ने देखा कि रेणुका आंगन में कपड़े सुखाए हुए हैं। वह फटाक से अंदर गई और ऊपर से बालकनी में रखे गमलों में पाइप से पानी डालने लगी, तो वहां से सारा पानी कपड़ों पर आ गिरा। रेणुका ने आंगन में बैठे हुए दरवाजे के सामने पानी गिरता हुआ देखा तो बोली, हे भगवान, लगता है बाहर बारिश हो रही है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। वह तेजी से बाहर की तरफ दौड़ी तो देखा कि शिवी ऊपर से पानी डाल रही है। शिवी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें दिखता तो होगा कि नीचे मैंने धुले हुए कपड़े सुखाए हुए हैं। मैं क्या अपने पौधों में पानी भी ना डालूं? आपको भी तो देखना चाहिए था ना, ये कोई कपड़े सुखाने की जगह है। यहाँ ना सुखाऊं तो क्या अपने सिर पर सुखाऊं? तुम्हारे पागलपन की तो हद है। शिवी झूठ मूठ रोते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं तो पगली ही हूँ। आने दो अनुराग को, मुझे पागल खाने भिजवा देना। मनोज शिवी का बढ़ता तमाशा देख रेणुका को अंदर ले गया और उसे समझाया कि वह बड़ी है, इसलिए छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। अगले दिन रेणुका छत पर कपड़े सुखाने गई तो शिवी ने उससे पहले ही सारी छत पर अपने कपड़े सुखाए हुए थे। हार कर रेणुका को अपने कमरे में कपड़े फैलाने पड़े। एक बार रात में बिजली चली गई तो रेणुका ने कहा, सुनते हो जी, कमरे में तो बहुत गर्मी है, चलो ऊपर छत पर जाकर सोते हैं। ठीक है, बिस्तर उठा लो, चलते हैं। वो ऊपर गए तो शिवी और अनुराग उनसे पहले ही वहां जाकर सो चुके थे, इसलिए वो दोनों वापस नीचे आ गए। 2 दिन लगातार बिजली गायब रही। थोड़ी बहुत हवा उन्हें जाल के नीचे आ जाती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब शिवी ने ऊपर से हक दिया। शिवी की हरकतें बढ़ती जा रही थी, लेकिन रेणुका सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन रेणुका ने शिवी की उल्टियां करने की आवाज सुनी। रेणुका खुद को रोक नहीं पाई और अनुराग से पूछ बैठी, देवर जी, शिवी ठीक तो है ना? हाँ भाभी, वो ठीक है। एक खुशखबरी है, शिवी माँ बनने वाली है। रेणुका बहुत खुश हुई। जो खुशी उसे शादी के 8 साल बाद भी नहीं मिली, वह खुशी शिवी ने दे दी। रेणुका ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान से जाने क्या क्या मन्नत मांग ली।
रेणुका ने देसी घी के लड्डू बनाए और शिवी के पास लेकर पहुंच गई और बोली, शिवी, अब तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। लो, ये लड्डू खाओ। आज के बाद तुम मेरे हाथ का बना खाना खाओगी ताकि तुम और बच्चा दोनों स्वस्थ रहो। छी छी, घी के लड्डू मुझे नहीं खाने। अगर मेरे बेबी को कुछ हो गया तो? वैसे भी मेरा बेबी वीक है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। इससे ताकत आएगी शिवी, और बेबी वीक है तो तुम नीचे चलो, मैं तुम्हारी वहीं देखभाल करती रहूंगी। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सही नहीं होता। दीदी, मुझे सब पता है, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो, और मैं अपनी और अपने बेबी का ख्याल रख सकती हूँ। आपका तो कभी बच्चा हुआ ही नहीं, फिर आप क्या जानो माँ और बच्चे की देखभाल। हाँ। रेणुका ये सब सहन नहीं कर पाई और नीचे आकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उसने 9 महीने शिवी की तरफ पलट कर भी नहीं देखा और ना ही कभी उसका हाल पूछा। शिवी की डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका था। एक दिन अनुराग ऑफिस चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही शिवी को लेबर पेन शुरू हो गए। शिवी बार बार अनुराग का फोन मिलाती रही, लेकिन अनुराग का फोन नॉट रीचेबल जाता रहा। उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वह चिल्लाती रही। आज उसे महसूस हो रहा था कि जीवन में अपनों का साथ बहुत जरूरी है। उसने रेणुका को बुलाना चाहा, लेकिन शर्म के मारे नहीं बुला पाई और फिर थक कर शिवी बेहोश हो गई। अरे, न जाने शिवी की आवाज आनी बंद क्यों हो गई। मैं तो फिर मेरी बेइज्जती करती, लेकिन उसका शांत होना, नहीं, कुछ अनहोनी नहीं होनी चाहिए। वह दौड़कर ऊपर गई तो देखा शिवी तो बेहोश पड़ी थी। वह बोली, हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। रेणुका दौड़कर बालकनी में गई और मदद के लिए चिल्लाई, क्योंकि उस समय घर में ना तो मनोज था और ना अनुराग। कुछ लोगों की मदद से रेणुका शिवी को अस्पताल ले गई। देखिए, माँ और बच्चे में से एक को बचाया जा सकता है। जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें शिवी चाहिए। शिवी ठीक रहेगी तो माँ तो वह दोबारा भी बन जाएगी। कुदरत का करिश्मा था या रेणुका की सर, शिवी ने ऑपरेशन से एक बेटे को जन्म दिया। शिवी को जब होश आया तो उसने देखा रेणुका उसके बालों को सहला रही थी। मुसीबत के समय में अपनी जेठानी को अपने पास देख उसकी आंखें भर आईं। अरे पगली, रोती क्यों हो? देखो तो, हमारे घर चांद सा बेटा आया है। इसके पापा को मैंने बुला लिया है, कुछ देर में आते ही होंगे। दीदी, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, आपको हमेशा जलील किया। आज आप नहीं होती तो मैं और मेरा बेटा ये दुनिया कभी नहीं देख पाते। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। तभी मनोज और अनुराग आ गए। उन दोनों की बात सुनकर मनोज बोला, माफी तुम्हें जब मिलेगी जब तुम रेणुका की सारी बात मानोगी और फिर कभी उसका दिल नहीं दुखाओगी। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी दीदी, और हमारे बेटे की परवरिश भी तो आपको ही करनी है। मैं बुद्धू, बच्चे पालना क्या जानूं। ये सुनकर रेणुका ने शिवी का माथा चूम लिया। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहने लगी।